हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित आपके सामने जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर वन शॉट रिविजन होगा जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान के भूगोल वो आपके रिवाइज होने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए और उनके भौगोलिक महत्व का स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बात करना है और उनके भौगोलिक महत्व के बारे में आपको स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और सभी बच्चों ने जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राजस्थान को उसकी उच्चावच जलवायु और भूगर्भीय संरचना के आधार पर जाना जाता है। तो राजस्थान है ना, उसको किस प्रकार से अपन विभाजित कर सकते हैं, उनके कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अपन चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, जिसको हम चार प्रमुख भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान को हम कितने भागों में बांटते हैं? टोटल चार भौगोलिक भागों में आपको बांटा जाता है। इन प्रदेशों को अपना विशिष्ट भौगोलिक महत्व है जो राज्य के विकास और जीवन शैली को प्रभावित करता है। भाई आपको पता है, आप अपने आसपास देखो, राजस्थान में अगर अपन देखें अच्छे से, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, राजस्थान में अगर अपन थोड़ा सा गहराई से नजर डालने के प्रयास करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, वहां पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको रेतीली माटी है ना, और आपको थार मरुस्थल देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप उधर की साइड जाते हो, पूर्वी साइड में बढ़ते हो, है ना, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर वाला क्षेत्र, कुछ गंगानगर का भी क्षेत्र आ जाता है। उस क्षेत्र में जाते हो तो उस जो रेतीला आपके सामने थार है उसका ही कुछ आपके सामने जो शुष्क थार जो मतलब उसका ही स्वरूप देखने को मिलता है। जो मिट्टी है, थार का विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन वो आपके सामने मरुस्थल जितना नहीं है, वहां पे थोड़ी बहुत कृषि होती है। और थोड़ा आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप अजमेर की तरफ बढ़ते हो, तो अजमेर की आपके सामने देखने को मिलती है अरावली और कुछ उसका भाग शेखावाटी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आगे की तरफ आपको अजमेर से जो मुख्यतः अरावली क्षेत्र वहां पे आपको देखने को मिलता है। कुछ आपके सामने उदयपुर में भी उसकी देखने को मिल जाता है, उदयपुर में भी आपको देखने को मिल जाता है। आप थोड़े से और चले गए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी की तरफ गए, वहां पर आप देखते हो कि वहां पर आपको देखने को मिलता है क्या? मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। कुछ मैदानी क्षेत्र की झलक आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी देखने को मिलती है। फिर आप थोड़ा सा क्या कि इधर तो सारा घूम लिया ऊपर पर, अब बोले कि मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। समझ में आ गया? जो पठारी क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, उसका थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। सिरोही में जाते हो, थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ में, थोड़ा बहुत आपके सामने झालावाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान को कुछ अपन घूम रहे हैं, राजस्थान का दर्शन कर रहे हैं, तो हमने कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें देखी कि कहीं पर मरुस्थल था, कहां पर पहाड़ी क्षेत्र था, कहां पर मैदान थे एकदम समतल, और कहीं पर पठार देखने को मिला। तो इसी आधार पर हमने राजस्थान को कुल चार भौगोलिक स्थितियों में बांट दिया है। हर भौगोलिक स्थिति का अपना अपना महत्व है, अपना अपना उसका काम है। तो राजस्थान के प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहला कौन सा प्रदेश देखने को मिलता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलता है। बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग, जिसमें से लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का जो सबसे ज्यादा भूभाग अगर कोई क्षेत्र कवर करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग आपके सामने 61% कुल जो भूभाग है वो कवर हो जाता है। कितना? 61% भूभाग है वो तो सिर्फ राजस्थान में मरुस्थलीय है, ठीक है। और जिसकी अगर कुल वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वो फैला हुआ है। जो अरावली के पश्चिम में, और कहां पर देखने को मिलता है आपके सामने? अरावली के पश्चिम में देखने को मिलता है। इसमें कुल जिलों की बात करें तो कुछ राज्य के कुल 12 जिले शामिल होते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश महान भारतीय मरुस्थल, थार और अर्ध शुष्क या राजस्थान के बांगर क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। तो इसमें कुल आपको बस यही पॉइंट याद करना है, ये कुल 61% भाग पे काम करता है, क्षेत्र में फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में इसकी कुल क्या है आपके सामने? भूभाग देखने को मिलता है। इसमें कुल जिलों की बात करें तो 12 जिले हैं और इसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर इसको विभाजित करें तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्ध शुष्क व राजस्थान के बंगाल क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है।
बागर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई भी चीजें होती हैं उसकी विशेषताएं भी होती हैं, तो आपके सामने जो शुष्क मरुस्थल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले पता है जहीं जहां पर भी बात हो मरुस्थल की और वहां पर रेतीले टीलों की बात नहीं आई तो फिर क्या ही मरुस्थल के बारे में अपन ने बात की। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, रेतीले आपके सामने मैदान देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने देखने को मिलते हैं बालुका के स्तूप। क्या देखने को मिलते हैं, बालुका है उसके स्तूप आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बरखान, जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, आपके सामने तीन इसके प्रकार देखने को मिलते हैं अलग अलग। जिस प्रकार से हवा के कटाव से जो टीले का निर्माण होता है उस प्रकार से उनका नाम रखा गया है, जिस प्रकार से वो एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे चले जाते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे सभी चीजों को क्योंकि वैसे ही काफी लंबा क्वेश्चन है। साथ के साथ आपको पता है भाई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने वर्षा कम होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया तो क्या हो जाता है, जल्दी जल वाष्प उसको बन जाता है। साथ के साथ आपके सामने कुछ उसमें जो समुद्री क्षेत्र था पहले आपको पता है राजस्थान क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या है खारापन वैसे भी पाया जाता है। तो यहाँ के जो पानी जहाँ पर इस क्षेत्र में जहां पर भी पानी की झीलें दिखाई देती हैं उसमें खास करके खारे पानी की झीलें विशेषकर देखने को मिलती हैं, जिसमें सांबर झील नागौर जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा नमक उत्पादन का भी कार्य करती है। डिडवाना झील और पचपदरा झील है वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगर आपके सामने नदियों की बात करें तो लूनी इसके अंदर एकमात्र नदी है जो अजमेर के पहाड़ियों से निकलती है और सबसे कम वर्षा होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है वो देखने को मिलती है और उच्च दैनिक तापमान भी देखने को मिलता है। तो तापमान भी काफी अधिक रहता है और सबसे कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें भौगोलिक महत्व की, मतलब इसका ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है। न्यून जनसंख्या घनत्व है, जल की कमी और रेतीले मिट्टी के कारण कृषि सीमित है और अंत जनसंख्या घनत्व है। भाई आप एक बात बताओ, सदैव आपको पता है पूरी दुनिया में जो सभ्यताओं का निर्माण कहाँ पे हुआ, नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे आपके सामने कृषि बहुत अच्छी होती थी, कम से कम खाने पीने का जुगाड़ तो हो जाता था और इंसान को बेसिक नीड तो यही होती है ना। तो यहीं पर आपको सामने राजस्थान जैसे क्षेत्र में यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र में दोनों चीजों की कमी होती है, पानी होता नहीं है तो कृषि भी नहीं होती और पानी भी नहीं होता है, तो लोग क्यों रहेंगे ऐसे क्षेत्र में। तो इसलिए क्या होता है, रेतीली मिट्टी, ज्यादा तापमान, पानी की जो कमी के कारण और जो जलवायु है वहां पे विषम परिस्थितियों के कारण क्या सबसे कम लोग बसते हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, बहुत सॉरी कम है ना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब अपन ने भाई बात तो कर ली कि भाई विशेषताएं क्या है। अब किस किस प्रकार का वहां पर पशुधन पाया जाता है, मतलब कितने ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऊंट, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन महत्वपूर्ण है। तो अगर अपन बात करें पशुधन की तो यहाँ पर मुख्यतः आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, ऊंट देखने को मिलते हैं, भेड़ देखने को मिलती है, बकरियां देखने को मिलती हैं और इस प्रकार का जो पशुपालन है उसका बहुत ज्यादा महत्व है वो आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब इस प्रकार का जो पशुपालन है वो मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जो पशुपालन है वो कहां पर रह सकता है, शुष्क परिस्थितियों में। मतलब इसी प्रकार के जानवर रह सकते हैं जिनको कम पानी में भी आपके सामने अपना जीवन यापन कर सकते हैं और विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी सकते हैं, अधिक तापमान को सहन शक्ति होती है। जैसे ऊंट है, ऊंट को आपको पता है रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर क्षमता होती है कि काफी दिनों तक अगर वो पानी नहीं पिए तो वो जीवित रह सकता है। मतलब साथ साथ भेड़ व बकरियां हैं वो भी राजस्थान की उसी प्रकार की पाई जाती हैं जो कम चारे में कम पानी में अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकती हैं। समझ में आ गया। तो आपके सामने ऊंट तो सबको पता होगा, भेड़ बकरी भी आपके आसपास रहती हैं, तो ये आप लिख के आ जाना। अब जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है वहां पर एक खासियत यही होती है कि वहां पर मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम और खनिज प्राकृतिक गैस जरूर पाई जाती है। तो आपको पता है हमारे बाड़मेर के पचपदरा के अंदर और भी अलग अलग जगह, बाड़मेर में काफी जगह जो पेट्रोलियम की क्या छोटी छोटी रिफाइनरी लगी हुई और पचपदरा में तो बड़ी रिफाइनरी का भी निर्माण हो गया है। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जिप्सम जैसे खनिज आपके सामने पाए जाते हैं। समझ में आ गया। आप अगर बात कर लो सऊदी अरब की, इराक की, तो ये वाला क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है आपके सामने, यूएई की, जहां पर मुख्यतः रेगिस्तान देखने को मिलता है और उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलते हैं। तो यही है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और जिप्सम जैसे आपके सामने खनिजों के भंडार भी देखने को मिलते हैं।
ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा स्रोत की बात करें, कहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा स्रोत देखने को मिलता है, तो आपके सामने ऊर्जा स्रोत मुख्यतः सौर व पवन ऊर्जा से देखने को मिलती है। सौर ऊर्जा, देखो एक बात देखो, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली, एक तो खाली जमीन होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर आप उस सोलर की प्लेट लगा सको। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या तो वैसे ही नहीं रहती आपके सामने, है ना, काफी क्षेत्र ऐसा पड़ा हो तो वहां पर सोलर प्लांट आप क्या कर सकते हो, सोलर प्लेट लगा सकते हो। समझ में आ गया। दूसरी क्या है, सबसे ज्यादा वहां पर सूरज है, सूर्य की किरणें है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उपलब्ध रहनी चाहिए। तो आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा होती नहीं है, सर्दियां भी बहुत कम दिनों तक की आती हैं, तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समय तक आपके सामने सूर्य की किरण भी दिखाई देती हैं। तो इसीलिए अगर अपन बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा में सबसे ज्यादा संभावना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना देखने को मिलती है। और विकास की बात करें तो इन दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हो सकता है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में मरुस्थलीय सफारी और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो पर्यटन में आपके सामने मरुस्थल में सफारी, मतलब वहां पे मरुस्थल में जो पर्यटन में जो ऊंट वगैरह हो गया, जिप्सम जो गाड़ियों वगैरह में लोगों को लेके जाया जाता है, और लोक संस्कृति के लिए आप इनको काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर आपके सामने अलग हमारी जो संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, उसको पूरी दुनिया के लोग देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गया। तो ये था मरुस्थलीय क्षेत्र, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही था। अगले वाले क्षेत्र की बात करें आपके सामने, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या है, राज्य में लगभग 9% भाग में आपके सामने अरावली पर्वतीय जो अरावली जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। कितने भूभाग में, 9% भूभाग में मात्र आपके सामने अरावली क्षेत्र फैला हुआ है। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है। मतलब आपके सामने कुछ इस तरीके से ये सिरोहे वाला जो आपके सामने देखते हो, तो जो पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र है, कुछ आपके सामने अजमेर उदयपुर में भी आपके सामने देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार अगर अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक इसके विस्तार देखने को मिलता है। जहां इसकी सीमा कहां से लगती है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो आप सबको पता है अरावली क्षेत्र गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाता है। लगभग इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 692 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, और राज्यों के 10 जिलों को ये लगभग छूता हुआ जाता है। तो राजस्थान में लगभग 10 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। 692 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है अरावली क्षेत्र, और 9% भूभाग में है, और गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये 4 मुख्य पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। विशेषताओं की बात करें, राजस्थान विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। तो वलित पर्वतमालाएं होती हैं, उनकी सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं, उसमें से एक अरावली है। वलित पर्वतमालाओं की एक की श्रृंखला में ही आपके सामने हिमालय का भी नाम देखने को मिलता है। समझ में, अल्पास है उनका भी नाम देखने को मिलता है, यूराल जैसी है उनका भी नाम देखने को मिलता है, लेकिन उन्हीं में से आपके सामने कौन है, अरावली है। हिमालय तो नई वलित पर्वतमालाओं में से है। अरावली पुरानी जो वलित पर्वतमाला से, जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जो समय के साथ जिनका घर्षण के कारण क्या हो चुके हैं, हाइट है वो थोड़ी कम है। तो इनका कितना आपके सामने ऊंचाई देखने को मिलता है, 930 मीटर कुल ऊंचाई देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। तो सबसे ऊंची चोटी आपके सामने माउंट आबू की जो सिरोही में माउंट आबू में देखने को मिलती है, 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर उसका नाम है। अनेक दर्रे, ग्रेनाइट व नीस जैसी चट्टानें देखने को मिलती है, और साथ साथ क्या देखने को मिलता है, अनेक प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं, ग्रेनाइट व नीस जैसी चट्टानें देखने को मिलती हैं। भौगोलिक महत्व की बात करें, जल विभाजक, ये पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदान से अलग करता है। तो अब बात करेंगे इसका मतलब क्या महत्व है, महत्व इंपोर्टेंस क्या है, क्या जो अरावली पर्वतमाला है उसका क्या महत्व है। तो ये क्या करती है, जो पश्चिमी मरुस्थल होता है आपके सामने, ये जो मरुस्थल है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर वाला, ये क्यों आपके सामने नहीं देखने को मिला, जयपुर में भी, अलवर भरतपुर में भी क्यों नहीं देखने को मिला इसका विस्तार, क्योंकि अरावली पर्वतमाला बीच में आ जाती है, और इस वाले क्षेत्र को आपको वहां तक पहुंचने में जो हवाएं हैं, जो अपना विस्तार से मिट्टी को लेके जा सकती थी, विस्तार कर सकती थी, उसको रोकने का कार्य करती है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर प्रवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का भी कार्य करती है।
तो इन दोनों के बीच में आपके सामने जल विभाजक के रूप में भी इसको जाना जाता है। जलवायु नियंत्रण में वही बात है कि मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है और मानसूनी पवनों को रोककर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करती है। तो आपके सामने ये क्या होता है, जो पवने होती है ना, जो वर्षा होती है, ये आपके सामने ऐसे मान लो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र ऐसे मान लो, तो यहाँ से जो गुजरात की तरफ से जो पवने आती हैं वो क्या होती है, अरावली क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र से करीब से होकर चली जाती हैं, सीधी की सीधी निकलती हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र होता है ना, आपको ज्योग्राफी के विद्यार्थियों आपको पता है, जो कोई भी पर्वत होता है उसके दो क्षेत्र बनते हैं। एक क्षेत्र की तरफ बहुत अधिक वर्षा होती है, दूसरे वाला निम्न वर्षा क्षेत्र होता है, दूसरा उच्चावच वर्षा क्षेत्र होता है। क्यों? बादल जिस क्षेत्र की तरफ हवा से चलकर टकराते हैं उस क्षेत्र में सारी वर्षा कर देते हैं, पीछे वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो यही स्थिति देखने को मिलती है आपके सामने पश्चिमी राजस्थान में भी। जो क्या है, जो अरावली है वो क्या कर देती है आपके सामने, जो इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा कर देती है और पश्चिमी वाला क्षेत्र वो सूखा रह जाता है। तो वहां पर वर्षा कराने का भी कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट की बात करें, खनिज संसाधन। तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रैक व संगमरमर जैसे धात्विक व अधात्विक खनिजों के भी मुख्य स्रोत देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन भी देखने को मिलते हैं, जहां पर तांबा सबसे ज्यादा निकलता है, सीसा जस्ता निकलता है, अब्रैक व संगमरमर जैसे जो धात्विक व अधात्विक जो खनिज है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो खनिज संसाधन है वो भी इससे निकलते हैं, चाहे तांबे की बात करें, चाहे जस्ता, सीसा, अब्रैक व संगमरमर जैसे जो प्रमुख धातु होते हैं वो इसमें निकलते हैं। जैसे खेतड़ी की अरावली पर्वतमाला, वहां से तांबा निकलता है, सीसा जस्ता भी साथ के साथ इसमें निकलता है। जो अलवर डीडवाना, जो अलवर का नागौर के डीडवाना वाला क्षेत्र होता है आपके सामने, उस वाले क्षेत्र में आपके सामने मुख्यतः संगमरमर भी देखने को मिलता है। तो जहां जहां पे अरावली क्षेत्र है उसकी अलग अलग विशेषताओं में खनिज भी पाए जाते हैं। वन संपदा की बात करें, आपके सामने वनस्पति व जैव विविधता भी अपेक्षाकृत अधिक है। तो आप अजमेर वाले क्षेत्र में जाओगे, उदयपुर वाले क्षेत्र में जाओगे, वहां का जो अरावली क्षेत्र पाया जाता है वहां पर क्या है, वन संपदा भी पाई जाती है। भाई आपके सामने विशेषकर पता है भाई, जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पे पानी का बहाव भी मिलता है और जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहां पे वन भी पाए जाते हैं। जनजातियों की बात करें इस क्षेत्र में, तो मुख्यतः भील, गरासिया व मीणा जैसे जो जनजातियां वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कौन सी राज्य, जो राजस्थान जैसे राज्य में जो जनजातियां हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसमें भील, गरासिया व मीणा जनजातियां मुख्यतः कहां पर पाई जाती हैं, आपके सामने अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, द ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात करें, अब अपन बढ़ चुके हैं, अपन ने देख लिया मरुस्थल को, अपन ने देख लिया किसको, आपके सामने जो अरावली क्षेत्र को, अब अपन देख रहे हैं पूर्वी मैदानों को। राज्य का विस्तार का लगभग 23% हिस्सा है वो किसमें फैला हुआ, आपके सामने जो पूर्वी मैदान में फैला हुआ है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ जैसे जिले, इसमें कुछ नाम है। मतलब सारे मुख्यतः बात करूं तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, टोंक व सवाई माधोपुर इसके अंदर आते हैं। बाकी वाले क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इसका भूभाग देखने को मिलता है। राजस्थान का दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिशत की मात्रा में विस्तार में जो भूभाग है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र ही है। समझ में आ गया कैसे निर्माण हुआ है। इसमें बनास बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया और माही बेसिन हो गया। मतलब अलग अलग प्रकार की जो नदियां होती हैं उससे इसका निर्माण होता है, जैसे माही नदी से, चंबल नदी से और आपके सामने बनास नदी से इसका निर्माण देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो अलग अलग प्रकार की जो नदियां होती हैं उससे इस प्रकार का जो मैदानी क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें तो नदियों का जो निर्माण है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से मैदानी क्षेत्र निर्माण होते हैं। आपको पता है जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई, उपेक्षाकृत कम जो समतल भूमि हो गई और अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है और उच्च कृषि की उत्पादकता भी देखने को मिलती है। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि और अधिक वर्षा का जो भूभाग है वो देखने को मिलता है मुख्यतः। भौगोलिक महत्व की बात करें, आपके सामने ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस की बात करें, ज्योग्राफिकली आपके सामने भौगोलिक इसका क्या महत्व है। पहला है इसका महत्व उच्च कृषि उत्पादन, सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। उपजाऊ मिट्टी, भाई आपको पता है जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां से जो नदियां, वहां से मिट्टी लाई जाती है और नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है।
उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण राज्य में सबसे उपजाऊ कृषि यहीं पे होती है। तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। तो जहाँ पे उपजाऊ होगी वहीं पे सबसे ज्यादा कृषि भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। गेहूं, जौ, चना, सरसा और मक्का जैसी फसलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। साथ के साथ नदियों नदियों के साथ साथ क्या है, नदियां मिट्टी भी लाती है, नदियों के साथ पानी भी आता है। तो जो जल स्तर का जो पानी है, नहरें हैं, उसकी भी व्यापक स्तर पे पानी की उपलब्धता भी देखने को मिलती है। तो कृषि के लिए क्या सबसे अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए गेहूं, चना, जौ, सरसों, मक्का यहाँ पर देखने को मिलता है। उच्च जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। कृषि की अनुकूलता और जल उपलब्धता के कारण राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो कृषि है उसकी जो अनुकूलता है देखने को मिलती है, और जल की उपलब्धता के कारण मतलब आसानी से कृषि की जा सकती है, आसानी से जल उपलब्ध हो सकता है। इस कारण राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। औद्योगिक विकास की बात करें आपके सामने, कृषि आधारित उद्योगों और अन्य उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। तो कृषि आधारित उद्योग भी देखने को मिलते हैं और अन्य उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियां भी इसी क्षेत्र में आपके सामने पाई जाती हैं। तो आपके सामने औद्योगिक विकास भी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भाई पानी की उपलब्धता होती है, खनिजों की उपलब्धता है आपके सामने सबसे ज्यादा आपके गन्ने का निर्माण हो तो चीनी उद्योग का उत्पादन हो गया, खनिज निकलते हैं तो आपके सामने सीमेंट उद्योग का भी निर्माण हो गया। तो यही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्योग भी देखने को मिलते हैं, और खास करके तो कृषि आधारित उद्योग तो देखने को मिलते हैं। नदियां यहाँ पर इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। चंबल, बनास, बाणगंगा जैसी महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो यहीं इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान की जो लगभग नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा जैसी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, आपके सामने पानी का विस्तार करती हैं, और सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं यहाँ से निकली हुई हैं, और सबसे ज्यादा जल आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले वाले जो टॉपिक है और लास्ट नंबर टॉपिक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। अगले वाले क्षेत्र की बात करें, राज्य में लगभग 7% भाग में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, आपके सामने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश है वो फैला हुआ है। समझ में आ गया। आप अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट नंबर भूभाग है राजस्थान के विस्तार के अंदर। राज्य में लगभग 7% भाग है, उसमें कौन सा भूभाग फैला हुआ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिले शामिल है। तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसमें कौन सा भूभाग देखने को मिलता है, जिसमें कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है जैसे जिले हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन पठार लावा शामिल है। तो इसमें क्या आपके सामने जो विंध्याचल की जो कंगार भूमि है और जो दक्कन का लावा पठार है उसके दोनों का मिश्रण मुख्यतः देखने को मिलता है। मतलब जो मध्य प्रदेश की जो जिसके मध्य प्रदेश और गुजरात की जिसकी जो सीमा टच होती है वो वाले क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसी का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। विशेषकर आपको पता है भाई जो दक्कन का लावा पठार है लावा से निर्मित हुआ है, तो उसमें मिट्टी किस प्रकार की देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है, रेगुर मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक देखने को मिलती है राजस्थान में 80 से 100 जो सेंटीमीटर है वो वर्षा देखने को मिलती है। क्यों भाई, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैंने जो प्रभाव बताया था ना वो यहीं पर देखने को मिलता है। चंबल नदी का बहावी क्षेत्र है और ऊपर खाबड़ स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। तो आपको पता है भाई जो चंबल नदी है उसकी विशेषता यह है कि वो घाटियों का निर्माण करती हुई चलती है। तो चंबल क्षेत्र नदी है उसके विस्तार यहीं पर भी देखने को मिलता है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो काली मिट्टी देखने को मिलती है जो किसका निर्माण करती है, कपास, सोयाबीन व अफीम जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास, सोयाबीन और अफीम जैसी जो नकदी फसलें हैं उसके उत्पादन कहीं पर होता है, राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में मुख्यतः देखने को मिलता है। क्यों, पानी की उपलब्धता अच्छी है, काली मिट्टी है, काफी उपजाऊ मिट्टी भी है। सबसे ज्यादा जो जल विद्युत आपके सामने परियोजनाएं भी इसी भूभाग में देखने को मिलती हैं, जिसमें चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जौहार सागर बांध व कोटा बैराज जैसे बांध हैं, वो जलवायु जो जल विद्युत और सिंचाई परियोजना प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो राजस्थान में जो चंबल नदी है उस पर अलग अलग प्रकार के जो बांध बने हैं, जिसमें गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, जौहार सागर व कोटा बैराज जैसे आपके सामने कुछ जलवायु जो जल विद्युत परियोजनाएं भी यहीं पर चलते हैं।
खनिज की बात करें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जैसे भवन निर्माण में देखने को मिलता है। तो कोटा का आपको पता है, कोटा का जो स्टोन है वो काफी फेमस है, तो यही वहां पे चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर भी आपके सामने देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास की बात करें तो आपको पता है भाई, जहां पर चूना मिलेगा वहां पर आपके सामने सीमेंट उद्योग लिखना लगभग निश्चित होता है। तो सीमेंट वो अन्य जो खनिज निकलते हैं जो पत्थर से वगैरह से संबंधित, उसके उद्योग यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। तो ये थे आपके सामने राजस्थान के कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। ये यूनिट फर्स्ट के मैंने कंप्लीट आपके सामने रिवीजन करा दिया, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा पूरे वीडियो को, पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। धन्यवाद।